And now, ladies and gentlemen, from the views of a young, dynamic leader to the most experienced leader of the country, Shri Rajnath Singh Ji. एसोचैम के चेयरपर्सन श्री राजकुमार जी धूत और हमारे शिवसेना के प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे जी, श्री सुनील जी कंडोडिया, श्री डी.एस. जी रावत और इस ऑडियंस में मौजूद मेरे सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों, वैसे राजकुमार जी धूत का और एसोचैम ऑर्गेनाइजेशन का अभिनंदन तो हमारे उद्धव जी ठाकरे ने कर दिया, लेकिन मैं अपनी तरफ से राजकुमार जी धूत और इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इतने उत्कृष्ट फोरम पर आपने आमंत्रित करके हम सभी लोगों को अपना विचार व्यक्त करने का आपने अवसर दिया है। लेकिन जब मैं टॉपिक देख रहा था, द विजन ऑफ न्यू वाइब्रेंट इंडिया, तो मैं राजकुमार जी धूत और राणा कपूर जी से यह मैं पूछ रहा था, आपने ये न्यू वाइब्रेंट इंडिया क्यों लिखा? मैंने कहा जी हमारा इंडिया वाइब्रेंट रहा होता तब तो ये आपने लिखा होता कि द विजन ऑफ न्यू वाइब्रेंट इंडिया, तब तो हमारी यह समझ में बात आई होती। तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि आप सबके मस्तिष्क में इस सवाल का जवाब होगा। मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आजादी के 65-66 वर्षों का समय हमने गुजार दिया है, लेकिन 65-66 वर्षों के बाद भी हमारा भारत जो एक सशक्त भारत होना चाहिए था, सारे विश्व में एक सुपर इकोनॉमिक पावर के रूप में इमर्ज होकर आना चाहिए था, आज तक नहीं आ पाया है। सुपर इकोनॉमिक पावर बनने की बात तो दूर है, मैं कह सकता हूं कि 65-66 वर्षों की आजादी के बाद भी हमारा भारत दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज की क्यू में भी नहीं खड़ा हो पाया। आज भी दुनिया के गरीब देशों में हमारे इस भारत की गणना होती है। क्यों ऐसा हुआ है? चैलेंजेस तो हम लोगों के सामने बहुत सारे हैं, सारे चैलेंजेस की मैं यहां पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जिसे मैं सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी क्राइसिस मानता हूं, जिस पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत इस समय हम सब देश चला रहे हैं, उस पॉलिटिकल सिस्टम के संबंध में कहना चाहूंगा, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, लंबे समय तक इस देश में जिन लोगों ने हुकूमत की है, उनके वर्ड्स और उनके डीड्स में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के राजनीतिज्ञों के प्रति एक विश्वास संकट, एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है। और मैं यह मानता हूं कि यह क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ी आज की हमारी चुनौती है। उद्धव जी ने सही कहा है कि पॉलिटिशियंस को जो कहना चाहिए उसे पूरा करना चाहिए। मैं समझता हूं आजादी हासिल होने के बाद जितने वादे किए गए, यदि आंशिक रूप से भी वादों को पूरा कर दिया होता तो आज 65-66 वर्षों का समय नहीं, मैं समझता हूं 20-25 वर्षों के अंदर ही भारत हमारा दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज की कतार में आकर खड़ा हो गया होता। सबसे बड़ा चैलेंज पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस के सामने यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और मैं समझता हूं कि यदि हम सबको सरकार बनाने का अवसर मिला तो हम निश्चित रूप से इस चुनौती को मजबूती के साथ स्वीकार करेंगे और इस पर हम विजय हासिल करेंगे। हम अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी वही कहेंगे जिसे कि हम कर सकते हैं। आपने लंबे समय तक एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की हुकूमत देखी है, वैसे इस देश में 6 वर्षों तक सरकार चलाने का अवसर हम सबको भी मिला है। मैं हूं, उद्धव जी हैं, अन्य भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, यानी 24 एलाइज को लेकर हम लोगों ने सरकार चलाई है। क्लियर मेजॉरिटी के आधार पर हमने सरकार नहीं चलाई है। इतना ही नहीं, चाहे मैं हूं यानी हमारी पार्टी अथवा उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना पार्टी, ये दोनों ने एक पॉलिटिकल
अनटचेबिलिटी का भी, इस चुनौती का भी सामना किया है। 24 एलाइंस की गवर्नमेंट चलाने के बावजूद हमने एक ऐसे हालात उस समय पैदा कर दिए थे, भारत ही नहीं दुनिया का भी इकोनॉमिस्ट यह कहने को मजबूर हो गया था कि यदि हिंदुस्तान में जैसी इस समय बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट चल रही है, यदि ऐसी ही सरकार चलती रही तो वह दिन दूर नहीं है कि 2020 आते आते भारत यह दुनिया का एक इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। यह कि विश्वास एक भारत ही नहीं दुनिया के सारे अर्थशास्त्रियों के मन में यह पैदा हुआ था। लेकिन मैं समझता हूं कि आज वह विश्वास पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। क्यों यह विश्वास चकनाचूर हुआ है? हम जानते हैं भारत के अंदर पोटेंशियल की कमी नहीं है, भारत में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, भारत में ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हम क्यों नहीं उसका उपयोग कर पाते हैं? क्या इस समय जो सरकार चल रही है अथवा लंबे समय तक जो सरकार कांग्रेस की चली है इस देश में, क्या उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि भारत के अंदर कितना पोटेंशियल है? इस पोटेंशियल का कैसे उपयोग करके भारत को एक इकोनॉमिक पावर के रूप में सारे विश्व में स्थापित किया जा सकता है, क्या इसकी कल्पना नहीं थी? मैं पहले अच्छी बातों की यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। केवल 6 वर्षों तक हम लोगों ने सरकार चलाई है। आपने देखा होगा, जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है, महंगाई का प्रश्न है, लगातार 6 वर्षों तक हमने महंगाई पर पूरी तरह से काबू पाने में कामयाबी जहां पर हासिल की, वहीं पर आज ये फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, रुपए की गिरती हुई कीमत को लेकर जो आज सारा देश चिंतित है, उस समय इन सारी चीजों पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने में भी हम सबने कामयाबी हासिल की थी। आज हालात कितने बदतर हुए हैं यह बताने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं थोड़ी बहुत इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। लेकिन याद दिलाना चाहता हूं आप सबको, इंडस्ट्री से जुड़े हुए आप सब सारे लोग यहां पर बैठे हैं, कि शायद आजाद भारत के इतिहास का वह पहला अवसर था जबकि भारत करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री नहीं था, बल्कि एनडीए रिजिम में भारत करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बन गया था। ऐसे हालात उस समय देश में पैदा हुए थे। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सवाल है, आप सभी जानते हैं, आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल कई समाचार पत्रों में यह आंकड़े भी आए थे कि 80 से लेकर 2012 तक इस हिंदुस्तान में, यानी 32 वर्षों में जितनी हाईवेज बनी हैं, उसकी 50% हाईवेज यदि कभी बनी है तो 6 वर्षों के एनडीए के शासनकाल में वह हाईवेज बनी है। क्यों नहीं आज हो सकता? लेकिन आज हालात बद से बदतर हो गए हैं। फिस्कल डेफिसिट बढ़ती जा रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट यह भी नियंत्रण के बाहर हो गई है। अब यह सही है कि गवर्नमेंट अपने खर्चों में, अपने एक्सपेंडिचर में कमी लाकर इस करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे लगता है इस देश की अर्थव्यवस्था के हालात को देखते हुए कि करंट अकाउंट डेफिसिट इस समय इस सरकार के नियंत्रण के बाहर हो चुकी है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पास इस समय जितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास इस समय अप्रॉक्सीमेटली $280 बिलियन का है, और आगामी 12 महीनों के अंदर यानी मार्च 2014 तक हमें इसका 60% रीपे करना है। यानी जिन देशों से हम लोगों ने यह फॉरेन डेट लिया है उन देशों को हमें रीपे करना है। उसके बाद कितना, लगभग $170 बिलियन हमको जो है रीपे करना है। हमारे पास कितना बचेगा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की भी हालत पूरी तरह से खस्ता हो जाएगी। और मैं समझता हूं विदेशी अपने ऐसी आवश्यकता जिसके लिए हमें विदेशों पर निर्भर करना पड़ता है, उसे भी पूरा करने की हमारे अंदर कुवत नहीं रह जाएगी। एक ऐसे हालात इस हिंदुस्तान में पैदा हो जाएंगे। बट नेचुरल है कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी उस समय तेजी के साथ बढ़ेगी। यह जो एक देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष यह जो संकट पैदा हुआ है, इसे हमें आज चुनौती के रूप में स्वीकार करना है। लेकिन यदि हम चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और इस पर हम विजय हासिल करना चाहते हैं,
तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हम अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, अथवा हमारी जब यह सरकार बनेगी तो सरकार बनने के बाद हम क्या क्या करेंगे, इसके संबंध में जो निर्णय करते हैं, निर्णय करते समय इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि हम यदि सरकार बनाने के लिए ही हम वादे न करें, सरकार बनाने के लिए ही हम अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार न करें, क्योंकि नारों से, वादों से सरकारें तो बन जाती हैं लेकिन देश कभी नहीं बन सकता है और सरकारें चल भी नहीं सकती हैं। इस सच्चाई को भी हमें समझना चाहिए। महंगाई अनियंत्रित हो गई है, ठीक है, बीच में समय समय पर कभी रेट ऑफ इन्फ्लेशन यदि थोड़ा कम हो जाता है तो हमारी सरकार यह दावा करती है कि नहीं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हुआ है और आम आदमी अब राहत महसूस कर रहा है, यह भी दावा करती है। लेकिन लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को काफी हद तक काबू पाने में भी सफलता प्राप्त की थी तो वह बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने प्राप्त की थी। मैं समझता हूं कि इतनी तेजी से स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी भी महंगाई नहीं बढ़ी है जितनी तेजी के साथ इस कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के शासनकाल में यह महंगाई बढ़ी है। यह महंगाई क्यों बढ़ रही है? हमें यह विचार करना पड़ेगा कि यह महंगाई क्यों बढ़ रही है और इस महंगाई पर काबू पाने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। मैं यह मानता हूं कि सबसे पहली आवश्यकता यह है कि एक इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस होनी चाहिए। बिना इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के हम महंगाई पर काबू पाने की कोशिश करें, हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। हम देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश करें, हमें कामयाबी किसी भी सूरत में नहीं मिलेगी। अब इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस कैसी होती है? मैं समझता हूं कि यह भी, यदि आप 2 मॉडल आपने देखा है सरकारों की, एक कांग्रेस का भी मॉडल आपने देखा है, आज भी पिछले 9 वर्षों से कांग्रेस के गवर्नेंस के मॉडल को भी आप देख रहे हैं और 6 वर्षों तक हम लोगों के भी गवर्नेंस के मॉडल को आपने देखा जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों में शासन की बागडोर इस देश की थी। उस समय भी आपने देखा। फैसला आपको करना है। इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस यानी आर्थिक क्षेत्र में जो प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, जो प्रतियोगिता होनी चाहिए, वह प्रतियोगिता पूरी तरह से समाप्त हो गई है। ट्रांसपेरेंसी का जहां तक सवाल है, जैसे लगता है ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से शून्य हो गई है। करप्शन के इतने सारे मामले जो आज प्रकाश में आ रहे हैं, मैं कह सकता हूं किसी भी सरकार के शासनकाल में 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष के अंदर इतने करप्शन के मामले कभी नहीं हाईलाइट हुए होंगे जितने कि इस कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के शासनकाल में हुए। क्यों ऐसा होता है? क्यों नहीं हमने इस आजाद भारत में ट्रांसपेरेंसी को स्वीकार किया? हम क्यों नहीं आज तक इस भारत को हम एक इफेक्टिव सिस्टम दे पाए? मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण यह एक महंगाई भी हमारे देश में तेजी के साथ बढ़ रही है। इसके लिए कुछ और हमें कदम उठाने पड़ेंगे। हमारे देश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। क्या हमारे देश में इन्वेस्टमेंट का माहौल है? फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात तो छोड़ दीजिए, आज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी भारत में इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। उन्हें लगता है कि हमने इन्वेस्ट किया तो कहीं जो भी हमने फंड यहां पर इन्वेस्ट किया वह कहीं पूरी तरह डूब ना जाए, वह घबराते हैं। और मैंने तो देखा सब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो भी इन्वेस्ट करने में भारत में घबरा रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि इस साल के जून महीना भी गुजरा है कुछ ही दिनों पहले, इस जून में लगभग $7.5 बिलियन जो भी इन्वेस्टमेंट एफआईआई ने किया था उसको वह वापस ले गए। क्यों इस प्रकार के हालात पैदा हुए? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी यहां नहीं है, करप्शन यहां पर है, लोग घबराते हैं। इस कारण हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस दिनों दिन बढ़ती जा रही है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जहां तक सवाल है, माने इंपोर्ट हमारा बढ़ता जा रहा है, रुपए की वैल्यू गिरने के बावजूद भी हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है लेकिन एक्सपोर्ट नहीं घट रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरह से बैठ गया है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में मैं जानकारी हासिल कर रहा था राजकुमार जी धूत से और राणा कपूर जी से, -1.6 इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर,
सबकी हालत भी बिगड़ चुकी है। क्या होगा देश का? स्वाभाविक है इंपोर्ट बढ़ेगा चाइना से। सारे यदि खिलौने, यानी भगवान की प्रतिमा भी यदि कोई बनाएगा, भारत के जिन्हें हम ईश्वर मानते हैं, भगवान की प्रतिमा भी यदि कोई बनाएगा तो चाइना बनाएगा। भारत की इंडस्ट्री में वह नहीं बन सकता है, उसे भी हमें दुनिया के दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। क्यों नहीं क्राइसिस बढ़ेगी? अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो इम्बैलेंस है, एक्सपोर्ट लगभग हम $500 बिलियन का कर रहे हैं, और नहीं, ये एक्सपोर्ट लगभग $300 बिलियन का हो रहा है और इंपोर्ट हमारा $500 बिलियन का हो रहा है। जो ट्रेड डेफिसिट है $200 बिलियन की, इस डेफिसिट को कैसे आप पूरा करेंगे? जो क्षति हो रही है, इस क्षति को कैसे कंपनसेट करेंगे? कैसे हमारी यह क्षतिपूर्ति होगी? क्या इसके कारण देश में क्राइसिस नहीं बढ़ेगी? अब यह संकट निरंतर गहरा होता जा रहा है। आज मैं प्रधानमंत्री जी के भाषण के बारे में लोगों से पूछ रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है। चलते समय मुझे उनके भाषण की एक ब्रीफ नोट कुछ लोगों ने बनाकर दिया कि साहब प्रधानमंत्री जी ने यह बोला है। मैं देख रहा था प्रधानमंत्री जी को भी जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक जो कन्विक्शन होना चाहिए कि हम देश की इकोनॉमी को सुधारेंगे, वह कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस उनके भाषण में हमको देखने को नहीं मिला है। और मैं ऐसा ही भाषण आज से नहीं, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से मैं देख रहा हूं, मुझे याद है कॉन्फिडेंस उस समय प्रारंभ में जब यह सरकार बनी थी तो किस हद तक था कि जब महंगाई बढ़ने लगी तो उन्होंने कहा कि अरे मेरे देशवासियों, चिंता करने की जरूरत नहीं है, 100 महीने के अंदर हम महंगाई को पूरी तरह से नियंत्रित करेंगे। फिर कहा कि 6 महीने के बाद करेंगे, फिर उसके बाद बोलना ही बंद कर दिया। सब भगवान भरोसे छोड़ दिया कि इस देश का क्या होगा। इस देश को सचमुच हम वाइब्रेंट इंडिया बनाना चाहते हैं, इकोनॉमिक पावर बनाना चाहते हैं, देश की साख और विश्वसनीयता अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी हम स्थापित करना चाहते हैं। लीडरशिप ऐसे व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए जिसके अंदर एक विजन हो, जिसके पास एक विजन हो और साथ ही साथ फर्म कन्विक्शन भी हो। वही व्यक्ति भारत को वाइब्रेंट इंडिया बना सकता है, वही व्यक्ति भारत को इस विश्व का, इस अंतर्राष्ट्रीय जगत का एक इकोनॉमिक पावर बना सकता है। जब विजन ही नहीं है, लोग कहते हैं कि साहब ये आरोप आप कैसे लगाते हैं कि विजन नहीं है इस गवर्नमेंट के पास? क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। मैंने कहा कि भारत जैसे देश को चलाने के लिए केवल इकोनॉमिस्ट होना ही पर्याप्त नहीं है। भारत जैसे देश को चलाने के लिए रियलिस्ट होना चाहिए, केवल अर्थशास्त्री नहीं होना चाहिए बल्कि अर्थशास्त्री भी होना चाहिए। वही भारत को भारत बना सकता है। केवल इकोनॉमिस्ट होना ही यह पर्याप्त नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, वह तो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं थे, लेकिन मैं कह सकता हूं इकोनॉमिस्ट नहीं थे लेकिन रियलिस्ट थे। अर्थशास्त्री नहीं थे लेकिन यथार्थ शास्त्री थे, जमीनी हकीकत को समझते थे। आज इनकम डिस्पैरिटी भी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। क्यों इनकम डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है? 120 करोड़ से अधिक की पॉपुलेशन का हमारा यह देश, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन यहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी हमारे पास मौजूद हैं, उनके अंदर एक स्किल डेवलप करने के लिए जिस सिस्टम को हमको एडॉप्ट करना चाहिए था, उस सिस्टम को भी हमने एडॉप्ट आज तक नहीं किया है। और आज इनकम डिस्पैरिटी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है, आज हमारा भारत रूरल इंडिया, अर्बन इंडिया, वैसे मैं व्यक्तिगत रूप से भारत को रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया में डिवाइड नहीं करना चाहता हूं, लेकिन प्रारंभ में ही जो हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते समय हमने इस बात का ध्यान रखा होता कि भारत जहां शहरों में रहता है, वहीं पर अधिकांश भारत यदि कहीं पर रहता है तो भारत के गांवों में रहता है। और सच्चाई है कि इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा कंज्यूमर यदि कोई है तो गांव में रहने वाला जो किसान है, गरीब है, वही आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा कंज्यूमर, यदि उसे आप कहना चाहें तो किसान कह सकते हैं, वही
उसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। क्योंकि आज अपनी इंडस्ट्रीज में हम जो कुछ भी तैयार करते हैं उसको परचेज करने वाली सबसे बड़ी पॉपुलेशन यदि कहीं है तो गांवों में रहती है, जो कंज्यूमर के रूप में उन सब सारे सामानों को खरीदने के लिए आती है। लेकिन उनकी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए? आजादी के 65-66 वर्षों में हमने इस बात की चिंता नहीं की। किसानों की आत्महत्या की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही। 3 वर्ष के अंदर लगभग 2 लाख से अधिक किसानों की आत्महत्या की घटनाएं हुई हैं। फिर भी हमारी सरकार आंख बंद किए हुए है। इन आत्महत्याओं को रोकने के लिए जो प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए नहीं उठा रही है। 65 वर्षों के बाद भी आज हमारी यह सरकार फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस जारी करने पर मजबूर हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? 60% लोगों को फूड सिक्योरिटी बिल के माध्यम से यह सरकार कम दर पर अनाज मुहैया कराने का काम करेगी। क्या सरकार के पास इसका कोई जवाब है? 60% लोगों की आज हमारे हिंदुस्तान में ऐसी हालत क्यों है कि उन्हें हम सस्ते दर पर पेट भरने के लिए अनाज उपलब्ध कराने की आवश्यकता पड़ रही है? सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और यह जो फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ने जारी किया है, मैं समझता हूं कि यह पूरी तरह से एक पक्षी है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपना तो पहले से ही खराब पड़ा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन की जो कुछ भी आज उत्पादित हो रहा है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की चिंता तो यह सरकार जरूर कर रही है, लेकिन इस बात की चिंता यह सरकार नहीं कर रही है कि प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट यह कैसे सुनिश्चित होगा कि प्रोडक्शन कैसे बढ़े, और साथ ही साथ प्रोक्योरमेंट भी इस प्रकार से कैसे किया जाए कि प्रोडक्शन करने वाले लोगों को अपने प्रोड्यूस की उचित कीमत मिल सके। इसकी कोई भी चिंता इस ऑर्डिनेंस के अंदर नहीं की गई। मैं समझता हूं कि देश की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। हां, लोग कहते हैं कि साहब आगे आने वाली सरकार क्या इस पर काबू पाएगी, लेकिन हम सबको पूरा कॉन्फिडेंस है कि यदि हमें सरकार बनाने का अवसर मिला तो हम यह दावा नहीं कर सकते कि 1-2 साल के अंदर ही हम सारा चित्र बदल देंगे। लेकिन हां, आज जो हमारी इकोनॉमी डिरेल्ड हो चुकी है उसको कुछ ही वर्षों के अंदर हम पटरी पर लाने में कामयाबी हासिल करेंगे, यह हमको पूरा विश्वास है। हम कोई गलत आश्वासन नहीं देना चाहते। हम कोई गलत आश्वासन नहीं देना चाहते कि सरकार बनते ही हम सारा का सारा जो आज का चित्र है उसको पूरी तरह से केवल 6 महीने में 1 साल के अंदर ही हम बदल देंगे, यह दावा नहीं करना चाहता। हां, लेकिन इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट हम आपको गवर्नमेंट देंगे। और यदि मैं यह कहता हूं, क्यों कहता हूं, हमारी एनडीए की गवर्नमेंट, हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट देश के कई राज्यों में, आप उनके भी परफॉर्मेंस को उठाकर देखिए, चाहे वह गुजरात हो, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, चाहे वह छत्तीसगढ़ हो। छत्तीसगढ़ में 10 वर्ष पहले आप गए होंगे और छत्तीसगढ़ आज चले जाइए, छत्तीसगढ़ कुछ बदला हुआ आपको दिखाई देगा। आज हमारे देश में जितनी हमारी पावर की एक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, माने बिजली की जितनी भी हमारी जनरेशन की जितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, आज हम उतनी भी माने उसके एक बिजली नहीं पैदा कर पा रहे हैं उस कैपेसिटी के आधार पर भी। लेकिन गुजरात में आपको 24 घंटे की बिजली सप्लाई होती है। आप चले जाइए हमारे मध्य प्रदेश में, जो बीमारू राज्य हिंदुस्तान के माने जाते थे, उन बीमारू राज्यों में यह मध्य प्रदेश भी था। लेकिन आज मध्य प्रदेश में अब ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि मैं समझता हूं कि इस वर्ष से शायद गांव में रहने वाले लोगों को भी 24 घंटे की बिजली मुहैया हो सकेगी मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में तो 24 घंटे की बिजली मिल ही रही है। यदि हमारी यह सरकारें इस काम को कर सकती हैं, हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स इस काम को कर सकती हैं, तो यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार इस काम को क्यों नहीं कर सकती है? यह बात हमारी समझ के परे है। कई रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, तब जाकर सचमुच हम जिस प्रकार का इकोनॉमिक पावर भारत को बनाना चाहते हैं वैसा हम इकोनॉमिक पावर बना सकते हैं। और इस देश में हम जैसा इंक्लूसिव ग्रोथ हासिल के लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, हम उस इंक्लूसिव ग्रोथ को हासिल करने के भी अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी विश्वसनीयता, हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी साख गिरी है, और गिरी है तो इस गवर्नमेंट के हर फ्रंट पर विफल होने के कारण, इसके फेलियर के कारण हमारी यह साख अंतर्राष्ट्रीय जगत में गिरी है।
चाहे वह इकोनॉमिक फ्रंट हो, चाहे वह इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी का फ्रंट हो, चाहे वह डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, हर फ्रंट पर इस गवर्नमेंट की विफलता ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे भारत की साख को समाप्त किया है। और मैं तो सचमुच कभी कभी यह सोचता हूं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों के साथ भी कम से कम कुछ ऐसे देश होने चाहिए जो देश हमारे ऊपर भरोसा करें, विश्वास करें कि भारत हमारा मित्र देश है। एक भी देश जिसके संबंध में हम दावा कर सकें कि वह देश यह महसूस करता है कि भारत हमारा मित्र देश है, एक भी देश नहीं बचा है। चाइना जैसा बड़ा देश तो भारत को चारों तरफ से घेरने की जहां पर कोशिश कर रहा है, उससे हम सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं। लेकिन अब मालदीव जैसे छोटे देश भी अब भारत जैसे बड़े देश को आंख दिखाने की कुवत रखते हैं। कहां चली गई हमारी साख, कहां चली गई हमारी विश्वसनीयता? मैं समझता हूं कि भारत में पुनः इसे रेस्टोर करने की आवश्यकता है। और यहां पर एसोचैम के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड इस कार्यक्रम में मैं समझता हूं कि सारे केवल इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोग ही यहां पर नहीं बैठे हैं, बल्कि बुद्धिजीवी समाज के लोग भी यहां पर बैठे हैं। इस संबंध में केवल राजनीतिक पार्टियों को ही नहीं विचार करना है, बल्कि इस संबंध में आप सबको भी विचार करना है। और ओबामा साहब, जो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा साहब जब आए थे यहां पर, मैं समझता हूं कि 2009 और 2010 में जब आए थे, तो उन्होंने कहा था बड़े विश्वास के साथ, क्योंकि उसके पहले की एनडीए गवर्नमेंट उन्होंने देखा था, उन्होंने कहा कि इंडिया इज नॉट इमर्जिंग बट इट हैज इमर्ज्ड। माने ऐसा नहीं कि इंडिया इमर्ज कर रहा हो, बल्कि यह इमर्ज कर चुका है। यह एक विश्वास व्यक्त किया था। मैं समझता हूं कि एक ऐसा ही विश्वास भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्थापित करने की आवश्यकता है। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि एक क्रेडिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, टेस्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, और ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए ताकि जिसके शासनकाल में करप्शन का एक भी आरोप उसके ऊपर न लग सके। एक ऐसी गवर्नमेंट इस हिंदुस्तान में चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री राजकुमार जी धूत और एसोचैम ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद देते हुए और आप सबके प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।